हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यूपीपीएससी ARO री एग्ज़ाम के लिए सामान्य अध्ययन करंट अफेयर्स इस क्लास में जो शामिल है। इस यूट्यूब चैनल पर जो आपको RO क्लास से उपलब्ध कराई जा रही है। आज की क्लास जो है RO एग्ज़ाम के लिए स्पेशल रहेगी। जितने भी नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को जो है पूरा ही वॉच कीजिएगा, ताकि आप भी जान सको कि किस तरह के प्रश्नों को हम RO के लिए अपने सेट में शामिल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने राज्य के किस जिले में देश के पहले AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है? यूपी का प्रश्न है, पहले ही बोल देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये परीक्षा के लिए रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है, गाजियाबाद में। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल ने इसका उद्घाटन किया है और ये आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया है? गाजियाबाद में खोला गया है। AI आधारित है ये, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट भारत में महिलाओं एवं पुरुष 2023 के अनुसार महिलाओं द्वारा स्टार्टअप के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, दूसरा है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, पेपर कटिंग ली है। स्टार्टअप में यूपी की महिलाएं दूसरे नंबर पर हैं, जबकि देश में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है और प्रदेश में 1780 महिलाओं ने अपने बूते पर शुरू किए कारोबार। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार ने हाल ही में आई रिपोर्ट, केंद्र सरकार ने इसको जारी किया है। भारत में महिला एवं पुरुष 2023 के डाटा के अनुसार जो है 1780 पर पहुंच गई है इनकी संख्या। तो जो है उत्तर प्रदेश का इस सूची में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है और तीसरा स्थान जो है दिल्ली का है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। प्रश्न नंबर 3 है, सूरजमुखी की खेती के साथ कौन सा धंधा अधिक लाभप्रद है? तो सूरजमुखी खेती के साथ में कौन सी फसल जो है की जा सकती है? सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन सी राइट आंसर है, एपीकल्चर। आप सभी जानते हो कि एपीकल्चर में जो है मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, अधिकतम विटामिन सी मिलता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, आंवले में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं? हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में, वाराणसी में। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो डी राइट आंसर है, चारों शहरों में जो है एग्रो पार्क जो है स्थापित किए गए हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, सेमी कंडक्टर से आईसी चिपों का जो है निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है, उनके महत्व के आधार पर उनका सही अवरोही क्रम में लगाने हैं। घटते क्रम में सबसे ज़्यादा सिंचाई
जिससे होती है उसको पहले लिखना है। तो नलकूप से सबसे ज़्यादा जल सिंचाई की जाती है, तो डी को हटाइए और ए को भी हटा दीजिए। उसके बाद में नहरों से की जाती है, तो यहाँ पर बी तो राइट आंसर हो जाएगा। पहले नलकूप आएगा, फिर नहर आएगा, फिर तालाब एवं कुएं और लास्ट में आएगा अन्य साधन, तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, उत्तराखंड में। भारत की पहली है, याद रखना है कि भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी का जो है शुभारंभ किया है उत्तराखंड राज्य ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकास में जन भागीदारी, तो बिल्कुल सही पॉइंट है। राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो तीसरे वाला पॉइंट भी हम सभी की कन्फर्म है कि सही है। फोर्थ पॉइंट, वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। आंसर आपको चुनना है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है, केवल 1, 2 और 3 सही है। राजनीतिक जवाबदेही भी पंचायती राज व्यवस्था के लिए जरूरी है, जबकि फोर्थ वाला पॉइंट नहीं आएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था संविधान में की गई है 243 बी, यानी अनुच्छेद 243 बी के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो वैध मतों का 1/3, वैध मतों का 1/4, वैध मतों का 1/5, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है, क्योंकि लोकसभा का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि वह वैध मतों का 1/6 प्राप्त नहीं करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये। तो हमें देखना है कि हमारी तैयारी किस स्तर पर चल रही है। प्रश्न नंबर 11 है, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। 4 फसल दी गई यहाँ पर, तो सी राइट आंसर है। आलू और गेहूं में उत्तर प्रदेश जो है अग्रणीय राज्य है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, यूपी स्पेशल से भी मैंने आपको क्लासें करा रखी हैं, 3 क्लास अब तक हुई हैं, उनको जरूर वॉच कीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए? देखिए ये तो रटा रटा ही रहता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है, 22 आएगा इसका आंसर। अब देख लीजिए किस प्रकार 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 10 दिया है, तो 5 गुना आप 10 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 50 हमारे पास आ जाएगा। कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि औसत 12 हो जाए, यानी कि नेक्स्ट संख्या हमको जोड़नी होगी। तो 5 के बाद 6 आएगा और औसत कितना हो रहा है, 12 हो रहा है ना, तो 12 12 छिक 72, तो आप इसको लेस कर दीजिए, कितना आएगा, 22 आएगा। तो जोड़े जाने वाली संख्या जो है 22 है, इसलिए यहाँ पर सी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो डी राइट आंसर है, सोम और पे पर नामांकित देवता को। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल, याद रखना है कि ये सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न नंबर 14 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो यहाँ पर केरल, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और गुजरात दिया गया है। गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर ऑप्शन बी चुना है तो उनका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता राज्यों में कह रहा है तो केरल की है, केरल के बाद में मिजोरम की आती है और मिजोरम के बाद में गोवा की आती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे, कॉमन साइंस से भी हमको प्रश्न करना पड़ेगा।
गुजरात और उत्तर प्रदेश में आंसर था, तो उत्तर प्रदेश आएगा। गुजरात की साक्षरता दर जो है हमसे ज़्यादा होती है। यदि हम इनका एक्चुअल डाटा लिखेंगे और याद भी कर लेंगे, परंतु कुछ समय के बाद फिर भूल जाएंगे, तो इसलिए जो है लॉजिक से प्रश्नों को करना होता है एग्जाम में। देखिए, आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर टोटल कितनी है, 70.7% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.3% है और वहीं पर महिला साक्षरता 57.2% है। तो देखिए काफ़ी अंतर है पुरुष और महिला की साक्षरता में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर दीजिए। तो हमको यहाँ पर इनके सन पता रहना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने 1924 में की थी बेलगांव में। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में की थी, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वल्लभ भाई पटेल ने कराची में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1931 में। और सरोजिनी नायडू ने की थी 1925 में। कानपुर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये अध्यक्ष थी। अब आप देख लीजिए, क्रमबद्ध तरीके से हमको यहाँ पर इनको लगाना था। सबसे पहले क्या आएगा, महात्मा गांधी जी आएंगे, उसके बाद में श्रीमती सरोजिनी नायडू आएगा। तो 1-4 देख लीजिए, सी में है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार जो प्रश्नों को लगाना होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं है। बहिष्कार तथा धरना एक अखिल भारतीय होम रूल संगठन के स्थान पर 2 पृथक होम रूल लीग। तो ये तो सही बात है, 2 ही बन गए थे, एक बाल गंगाधर तिलक वाली होम रूल और दूसरी एनी बेसेंट वाली। सी में कहा गया है चर्चा समूह तथा वाचनालयों की स्थापना, पुस्तिकाओं का विक्रय तथा वितरण। तो यहाँ पर सही नहीं है ऑप्शन ए विकल्प, ये राइट आंसर है। बहिष्कार तथा धरना इसमें शामिल नहीं था, यानी कि इसकी विशेषता नहीं थी, जबकि बी वाला भी इसकी विशेषता है। और भैया चर्चा समूह की स्थापना, देखिए चर्चा समूह के लिए इसकी स्थापना की गई ताकि चर्चा हो सके और आंदोलन को आगे जो बढ़ाया जा सके, इस मूवमेंट को जो आगे बढ़ाया जा सके। और पुस्तिकाओं का क्रय विक्रय हो सके, वितरण का कीजिए ताकि और भी जानकारी अच्छे से लोगों तक पहुंच सके। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये। इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं परीक्षा में। गांधी इरविन समझौता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, याद कीजिए 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी ने वायसराय के स्थान पर साक्षरता कार्ड मांगते हुए एक पत्र लिखा। तो शायद ऐसा किया होगा। सविनय आज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना था, कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा जाना था, समस्त अधिहत जमीनें मूलवासियों को वापस लौटाई जानी थी। तो सही नहीं है डी विकल्प, यही सही नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर सही है। कारागार में बंद स्वतंत्र सेनानियों को छोड़ा जाना था इसके लिए, और सविनय आज्ञा आंदोलन को बंद करना था। और गांधी जी ने वायसराय के साथ साक्षात्कार मांगते हुए एक पत्र जो है लिखा था। चलिए प्रैक्टिस सेट को जो है हम अच्छे से कवर करेंगे। और यारों की परीक्षा में काफ़ी अच्छा पोर्शन देखने को मिलेगा इस बार भी, हल्के में नहीं लेना है। तो सूची फर्स्ट का यहाँ सूची सेकंड से मिलान करना है। अपनी तैयारी को जो है अच्छे से जो है भाई करते रहिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पर इस तरह के प्रैक्टिस सेट आप पर डे के हिसाब से लगाते रहिएगा। और यहाँ पर लिखा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो कर देना है। जितना आप लाइक करोगे शेयर करोगे इतना ही सही रहेगा। काफ़ी विद्यार्थी चैनल से जुड़ चुके हैं, 2 से 3 दिन में कम से भी कम 12 से 13 लोग सब्सक्राइब जो है नए हुए हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है लाइक की संख्या जो है बढ़नी चाहिए, तभी जा कर के हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास उपलब्ध कराएंगे। तो एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये इटली में है। एक का 3 आएगा। विसुवियस ये भी इटली में ही है, परंतु ये सिसिली द्वीप पर है, तो यहाँ पर 4 आएगा।
3 4 देख लीजिए, सी में है, तो सी राइट आंसर है। ये रिबस ये राष्ट्रद्वीप पर है और कोटोपेक्सी इक्वेडोर में है। तो अच्छा पॉइंट ये है यहाँ पर, ये रिबस ये है राष्ट्रद्वीप पर। उचित पॉइंट लगने पर उसको नोट भी करते करते रहा करो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, करंट का प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 से पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है डेनमार्क ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है मैत्री का आयोजन किया है? जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, आइसलैंड। तो 20 का राइट आंसर है सी थाईलैंड। सैन्य अभ्यास से संबंधित टॉपिक मैंने आज की क्लास में लिया है, लास्ट में सभी पॉइंटों को देख लेंगे आज। सी राइट है। प्रश्न नंबर 21 है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था? सी राइट है, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 22 है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? तो ये सही बात है, भारत सरकार चाहे कोई भी कानून बना सकती है। सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो डी राइट है, राज्य की सहमति की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश रासायनिक धूम फोटोकेमिकल समोग का बनना किसके बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? N2O3 पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये यहाँ पर राइट आंसर है, प्रकाश रासायनिक धूम का बनना। तो इसका कारण जो है ये वाला पॉइंट है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, गाजर में सर्वाधिक प्राप्त होने वाला विटामिन है? तो गाजर में सर्वाधिक प्राप्त होने वाला विटामिन होता है विटामिन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो यह किया था 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में निर्वाचनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? संविधान उपबंध करता है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन सार्वत्रिक वैक्स मताधिकार के आधार पर कराए जाने हैं। संविधान अनुबंध करता है कि संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचनों के लिए अलग अलग निर्वाचक नियमावली होनी चाहिए। तो ए यहाँ पर राइट है, ऑप्शन ए वालों का सही होगा, क्योंकि संविधान अनुबंध करता है संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों के लिए अलग अलग नहीं एक ही निर्वाचक नियमावली होनी चाहिए। तो थोड़ी सी त्रुटि की वजह से ये प्रश्न यहाँ पर गलत हो गया था। मिलान संबंधी प्रश्न है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट में कृषि क्षेत्र है और सूची सेकंड में राज्य दिए गए हैं। देख लीजिए कौन सा पॉइंट आपको पहले पता है, आंसर लगाने की पूरी कोशिश कीजिए। तराई, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश आएगा। तो डी का 4 है और डी का 4 देख लीजिए ए और बी में है। उसके बाद में ए का 3 है, तो दोआब कृषि क्षेत्र जो है पंजाब राज्य में है, तो यहाँ पर जो है 3 आएगा। उसके बाद में चाड़ कृषि क्षेत्र असम राज्य में है और मैदान कृषि क्षेत्र कर्नाटक राज्य में है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। कितना कन्फ्यूजन करने वाला ये प्रश्न था, परंतु अच्छा प्रश्न है, याद जरूर रखना है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल
महासागरीय धारा है। शीतल मतलब ठंडी महासागरीय धारा यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। कैनेरी की धारा जो है ठंडी जलधारा होती है, जबकि गल्फ धारा गर्म होती है। ब्राज़ीलिया की धारा, इसको भी याद रखना है, अक्सर इसमें गलती कर देते हैं विद्यार्थी, ये भी गर्म महासागरीय धारा होती है। कुरोशियो धारा भी गर्म जलधारा होती है। प्रश्न नंबर 29 है, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित उपनदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में लगाइए। तो ब्रह्मपुत्र की ये सभी सहायक नदियां हैं, इनको हमको यहाँ पर पश्चिम से स्टार्ट करके पूरब की ओर को लेकर चलना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। कॉमन क्वेश्चन है, गलत बिल्कुल भी नहीं होना है भाई, 100% सही करना है आपको ये। तीस्ता नदी, यहाँ पर राज्य का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तीस्ता नदी जो है सिक्किम से निकलती है, तो सिक्किम जो है सबसे लास्ट में समझिए, मैं आपको ज़रा माइंड में ऑब्जर्व कीजिए। तो सिक्किम से निकलती है, तो 4 वाला पॉइंट पहले आएगा, सी और डी को हटा दीजिए। उसके बाद में कौन सी नदी आएगी? सुबनसिरी नदी आएगी, यानी 3 नंबर दोनों में है। सुबनसिरी के बाद में आएगी आपकी दिबांग और फिर आएगी लोहित नदी। तो यहाँ पर जो है ये राइट आंसर है। देखिए तीस्ता नदी सिक्किम, उसके बाद में आपकी सुबनसिरी नदी, ये सुबनसिरी नदी जो है ना अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। और उसके बाद में दिबांग नदी भी अरुणाचल प्रदेश और असम में ही बहती है, और लोहित नदी भी अरुणाचल प्रदेश और असम में ही बहती है। तो इस प्रकार हमको याद रखना है, ये क्रम में है। तो इसका आप थोड़ा सा कोई भी ट्रिक बना लीजिए। तो ट्रिक ये बन सकती है TSDL, क्योंकि सभी जो है क्रम में ही है। तो ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का यहाँ पर चयन करना है। काली मिट्टी भीगने पर चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी में पौधे की संवृद्धि के लिए जरूरी नाइट्रोजन और साथ ही साथ फास्फोरस पर्याप्त होती है। काली मिट्टी के लिए देखें, ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ए राइट है यहाँ पर, ऑप्शन ए राइट है। भीगने पर यह चिपचिपी जो है हो जाती है काली मिट्टी, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी जो है देखने को मिलती है। इस चीज़ को याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सी राइट आंसर है, गोविंद मोहन को। हाल ही में किस भारतीय को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर प्रदान किया गया है? तो बी राइट आंसर है, द्रौपदी मुर्मू को। कल भी एक क्वेश्चन आया था कि द्रौपदी मुर्मू को जो सम्मान मिला था वो फिजी देश से मिला था, और आज फिर एक क्वेश्चन आया है, तो दोनों को यहाँ पर याद कर लीजिए। बीच बीच में करंट के प्रश्न जो है आने से क्या होता है, जब आप करंट के प्रश्न और भी पढ़ो कहीं से भी, तो फिर आप झट से आंसर जो है लगा दोगे। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 32। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से हमको करना है। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए जाना जाता है? कांच की चूड़ियाँ। तो ए का 2 कानपुर चमड़े के सामान, बी का 1 सहारनपुर कागज़ और लुगदी। तो डी का 3 है नजीबाबाद प्लाईवुड। तो यहाँ 4 आएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो प्रश्न नंबर 34 है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, दूर व पास दोनों की वस्तु देखने में। ये तो नहीं होगा, ए और बी में आंसर है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु
स्पष्ट देखने में, तो बी राइट आंसर है। क्योंकि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। बी राइट है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट लिया है मैंने। परबा अत्रेय, परबा अत्रेय का संबंध जो है किससे है, ये भी जान लेना है। शास्त्रीय गायिका थी ये, स्वर योगिनी। परबा अत्रेय का 92 साल की उम्र में 13 फरवरी 2024 को पुणे में निधन हो गया। तो निधन से प्रश्न पूछा गया था और डेट भी पूछ ली गई थी। डॉक्टर परबा अत्रेय, तो कहाँ पर निधन हुआ है उनका? पुणे में। पैसे परबा, पैसे पुणे। 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और 13 जनवरी 2014 को। सेकंड पॉइंट देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंध रखने वाली हैं ये। किराना घराने से इनका जो है संबंध था। यही पूछा जा सकता है सब कुछ। और नीचे देख लीजिए, यहाँ पर परबा अत्रेय ठुमरी, दादरा, गज़ल, गीत, नाट्य संगीत और भजन जैसे कई संगीत शैलियों में पारंगत थी। कितना अच्छा पॉइंट है ये। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 35। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। प्राचीन रचनाएं और रचनाकार यहाँ पर दिया गया है। अष्टाध्यायी के रचनाकार है पाणिनि, 1 का 3 आएगा। महाभाष्य के हैं पंतजलि, यहाँ पर 4 आएगा। प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि, तो इसके लिए आएगा मेरुतुंग, मेरुतुंग जो इसके रचनाकार हैं। परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व हेमचंद, तो ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए मैंने कहा था कि लास्ट में मैंने यहाँ पर जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास लिए हैं। थल सेना द्वारा संचालित सैन्य अभ्यास है, पूछे जाते हैं अक्सर कर एग्जाम में। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास होता है। हैंड इन हैंड, तो जानते ही हैं भारत और चीन। एक्सरसाइज शक्ति, इसको याद कीजिए, एक्सरसाइज शक्ति भारत और फ्रांस। नेक्स्ट चलिए, नोमोडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया। इम्पोर्टेंट, कई बार सेट मैंने प्रश्न कराया भी है। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, ये भी कन्फर्म है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है सैन्य अभ्यास। इंदिरा, इंदिरा को भी याद जरूर कीजिएगा। भारत और रूस, मैत्री, अभी हाल ही में प्रश्न आज देखिए, भारत और थाईलैंड के बीच ये सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। लेकिन उचित लगने पर उसको नोट अवश्य कर लेना है। उसके बाद में नीचे आइए, संप्रीति, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, कन्फर्म है। वज्र प्रहार, ये भी पता है, भारत और अमेरिका के बीच में अभ्यास होता है। अजय वॉरियर्स, भारत और इंग्लैंड के बीच में इस सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास होता है। धर्म गार्जिन, सभी जानते हैं, भारत और जापान के बीच। तो यहाँ पर जो हमको 3 पॉइंट देखने को मिले हैं, जो ऊपर हमें नोट करने चाहिए और 5 से 6 दिन के बाद उनका रिवीजन कर लेना चाहिए। वरुण, ये नौसेना अभ्यास है, तो वरुण जो है भारत और फ्रांस, इसको भी याद कर सकते हो। मालाबार में 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कॉन्कर शक्ति भारत और ब्रिटेन। इंदिरा नेवी, देखिए इंदिरा ऊपर भी आया था और यहाँ पर इंदिरा नेवी है, तो नेवी से नौसेना, और यहाँ पर याद रहेगा भारत और रूस के बीच में यह नौसेना अभ्यास जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सीनेक्स, भारत और श्रीलंका, तो ये तो याद ही रहता है, नाम से ही श्रीलंका आएगा। इनेक्स, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, तो इसको भी देख लीजिए एक बार यहाँ पर। नसीम अल बहर, इसको याद कीजिए, भारत और ओमान। नसीम अल बहर, भारत और ओमान। वायुसेना द्वारा संचालित इंद्रधनुष, भारत और ब्रिटेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये, नोट कीजिए इसको। गरुड़, वायुसेना अभ्यास है। गरुड़ क्या करता है, हवा में उड़ता है, नहीं उड़ता है, बिल्कुल, ऐसे याद कीजिए, भारत और फ्रांस, फ्रांस। अव्यय इंदिरा, इंदिरा यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो याद रहेगा भारत और रूस। सिन्धु मैत्री, भारत और जापान, ये भी इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। तो यहाँ से प्रश्न जो है करंट में बनते हैं, टॉपिक से उठा लिया है और आपको करा दिया है। देखिए, आप यदि वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहेंगे,
तो हम आपको अच्छा मटेरियल यहाँ पर देते रहेंगे। तो जो भी चैनल पर है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। और जो भाई नए व्यूवर्स देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, आप चाहे तो ये सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों धैर्य बना करके आपको आरओ परीक्षा को जो है निकालना है, क्योंकि वैकेंसी अच्छी है और परीक्षा के लिए काफ़ी समय मिला हुआ है हमको। तो तैयारी को बेस्ट कीजिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से अध्ययन करते रहिएगा और यहाँ पर इस क्लास से बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम जो है बन जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।